In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. Hello everyone. My name is Simrandeep Kaur. I am from village Viredwar, which is in Patiala district of Punjab. Regarding my schooling, I have done my schooling from Gyanam Public School, Naba. In my plus one, plus two, I was a non-medical student. Thereafter, I did my graduation in humanities at Khalsa College, Patiala, and I also did my post-graduation from the same institute. And I was able to qualify UGC NET for political science uh, for assistant प्रोफेसर। मैम मैं पटियाला के एक गांव से हूँ और मेरे फादर जो हैं वो फार्मर हैं और मेरी जॉइंट फैमिली है। और मेरी जो यूपीएससी का जो ड्रीम था वो जब मैं स्कूल में थी प्लस टू में, तब मैंने सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं इस एग्जाम को दूंगी। ग्रेजुएशन में मैंने फिर ह्यूमैनिटीज से ही अपनी स्टार्ट की थी। बीए में मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस अपने सब्जेक्ट लिए थे और 2022 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था। प्रीलिम्स मेरा पहली बार में क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी इन पॉलिटिकल साइंस और फिर मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था। लेटर ऑन 2023 और 24 में मैंने अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी के। प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता था लेकिन मेंस रह जाता था। और फोर्थ अटेम्प्ट में 2025 आई वाज एबल टू क्वालिफाई मेंस एंड मैंने इस बार इंटरव्यू दिया एंड हाउ आई एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 50। और यस मैम, मेरा कोई फाउंडेशन कोर्स तो नहीं था एज तक, लेकिन मैंने गाइड और मेंटोरशिप ली है। फॉर एसएएच कोर्स आई हैव जॉइंट स्टडीज कि पहले इनसाइट्स आईएएस में थे और इनसाइट्स आईएएस के साथ साथ मेरा ऑप्शनल जो था सीएसआईआर, उसके लिए मैंने निखिल सर की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट इनसाइट्स आईएएस के ही कुछ क्रैश कोर्सेज थे फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स। आई हैव जॉइन दैट। आई हैव आल्सो गिवन टेस्ट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट्स। मैंने घर पे बैठ के ही ऑनलाइन टेस्ट दिए थे और यहाँ पे मैं घर पे मंगवा लेती थी एंड आई वाज एबल टू गेट फास्टर एंड यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करके आई वाज गिविंग द टेस्ट। मैंने अपनी सारी तैयारी यूपीएससी की घर पे बैठ के ही दी है। अपने जो टेस्ट वगैरह थे वो घर पे मंगवा के यहाँ पे प्रैक्टिस की और पहली सिर्फ मैं मॉक इंटरव्यू और फाइनल जो पर्सनालिटी टेस्ट है वही देने आई। तो 2022 में जो मैंने प्रीलिम्स दिया था वो मेरा क्वालिफाई नहीं आया और तो अगले साल मैंने एनालाइज किया कि मेरी कमी क्या रह गई थी। तो बेसिकली ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ा था और सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया था, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू डू मल्टीपल रिविजन्स। अगले अटेम्प्ट में मैंने भी कंटेंट को सॉलिडेट करने की कोशिश की, वो बार बार रिवाइज किया सब्जेक्ट वाइज और उसके बाद जो मैंने टेस्ट लगाए थे, टेस्ट लगाने के बाद उसके बाद उसको एनालाइज किया कि मेरी गलतियाँ क्या हो रही हैं। जैसे मुझे पता लगता था कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरी रिवीजन कम है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम है या फिर कई बार मैं यूज़ कर रही हूँ लॉजिक या फिर गैस जो कि काउंटर कर रहा है। तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी। टेस्ट बाय टेस्ट मैं अपने मिस्टेक से सीख रही थी और बुक्स जो है वो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स ही रखी थी। काफ़ी मिनिमल सोर्सेज रखे थे, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए बेसिकली आई स्टार्टेड विद प्लस वन प्लस टू एनसीईआरटी बट लेटर ऑन आई केप्ट ऑन जो भी मेरे बुक्स थे उनमें मैं टेस्ट सीरीज से और पीवाईक्यूज से एनालाइज करके एडिशंस करती जाती थी और वो बेस नोट्स में अपने आप ही थोड़ी थोड़ी एडिशन होती जाती थी। ज्योग्राफी के लिए भी अगेन प्लस टू की एनसीईआरटी and for economics I was having strong foundations due to graduation and I for other subjects I also followed PTs or magazines, current affair magazines, yearly magazines to cover not only current affairs but
but some concepts also which may not be covered in standard books. तो ये सारी सोर्सेज रही थी प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद मैंने PYQs को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी किया और उनको एनालाइज भी किया, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से थीम्स रिपीट हो रही हैं, कौन कौन से subjects। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी वाज बेस्ड ऑन multiple revisions of the basic things and doing test analysis and practicing a lot of PYQ। मैंने कन्वेंशनल तरीके से ही ज़्यादा तैयारी की, अपने सोर्सेज को इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं किया ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, उसको जितना कम हो सके उतना ही रखा। प्रीलिम्स की जो स्ट्रैटेजी थी वो मैं राउंड सिस्टम में सॉल्व करती थी। जैसे पहले राउंड में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो मुझे ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन पहले राउंड में ऐसे आइडेंटिफाई कर लेंगे जो बहुत ईजी है और जिसको मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकती हूँ। और दूसरे राउंड में जिसमें थोड़ा गैस वर्क या लॉजिक या फिर थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता था, वो सेकंड राउंड में करती थी। और मैं कोशिश करती थी कि एटलीस्ट मैं 85 प्लस तो अटेम्प्ट करके ही आऊँ। और ये मतलब थर्ड राउंड में मैं थोड़ी सी रिस्क भी लेती थी। वो मैं कम क्वेश्चंस में लेती थी, लाइक 5 to 7 क्वेश्चन। I used to believe where I used the self-belief strategy कि रिवीजन भी की है और टेस्ट की प्रैक्टिस भी की है, तो वो MCQ एप्टीट्यूड जो डेवलप हो जाता है उसके बेसिस पे हमारी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। वो थर्ड राउंड में थोड़ा सा रिस्क वाला फैक्टर भी दिया था। आई थिंक दैट इज रिवॉर्डिंग। सो दीज 3 राउंड स्ट्रैटेजी हैज वर्कड फॉर मी इन माय 3 प्रीलिम्स। और फॉर CSAT मैम, CSAT के लिए भी मेरा राउंड सिस्टम की ही स्ट्रैटेजी थी। पहले राउंड में कॉम्प्रिहेंशन कर लेने हैं 30 to 45 मिनट की, और उसके बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो रही है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके वो सॉल्व कर लेने हैं, और उसके बाद जो टाइम बचे जिसमें हमें लगता है कि ये सॉल्वेबल है, मैं वो कर लेती थी। वो CSAT में मैं कोशिश करती थी कि मेरे 50 to 60 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो जाए। मैम मैंने PYQ पिछले 10-15 साल के लगाए हैं, 2015 से लगा सकते हैं कैंडिडेट। और मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट 30 तो देनी चाहिए, इंक्लूडिंग सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ। आप अगर कर सकते हो, मेरी सजेशन ये रहेगी कि रादर देन फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ टेस्ट, आप टेस्ट के बाद अपनी जो एनालिसिस करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप हर टेस्ट के बाद उससे सीखें भी कि आपकी मिस्टेक्स क्या हैं और आप और बेटर कैसे कर सकते हैं। मैंने डाइवर्सिटी ऑफ मॉक्स दिए हैं, जैसे मैंने विजन का अभ्यास भी दिया है और मैंने फॉरम के टेस्ट भी दिए हैं, राइट के टेस्ट, डाइवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट के टेस्ट मैंने दिए थे। आपको अपने हर स्टूडेंट को जो हमारे बेसिक जो मटेरियल है, जैसे पॉलिटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं लाइक पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं DPSC एज। आप PYQs को देखिए और आइडेंटिफाई करिए कि ये जो थीम्स है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो आपको उन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और इकोनॉमिक्स में हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन स्कोरिंग होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप उसको स्कोर कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड मैपिंग एज वेल एज इंडिया की मैपिंग, उसमें अभी आपकी जो क्लैरिटी को आती है। और अदर देन दीज 3 सब्जेक्ट, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिस्ट्री, के लिए आप अपना जो एक बेसिक सोर्स है उसको बार बार रिवाइज करिए, और जो उसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे आप उसको अटेम्प्ट कर पाए, ऐसी स्ट्रैटेजी रखिए। और उसके सोर्स को मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि दैट विल बी काउंटर इफेक्टिव। आपको जितना उसको कम रखेंगे और उसकी ज़्यादा रिविजन करेंगे, दैट विल बी मोर रिवॉर्डिंग। जैसे मई में प्रीलिम्स हो रहा है तो मई मंथ का हम छोड़ सकते हैं, उसके पहले वाले हम कवर कर सकते हैं। मेरी खुद की स्ट्रैटेजी, मैंने ईयरली मैगजीन PT 365 आती है उसको रेफर किया था, वो कंपाइल कर देते हैं और उसको मैंने अंडरलाइन करके और उसमें मुझे इम्पोर्टेंट लगता था उसको स्टडी किया था। इम्पॉर्टेंट है कि आप जब
जब प्रीलिम्स पास में आए तो आप ज़्यादा फोकस करें पीवाईक्यूज पे, और पीवाईक्यूज को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उनको एनालाइज भी करें। पीवाईक्यूज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट इज़ माय फर्स्ट एडवाइस। एंड सेकेंड एडवाइस इज कि आपको सेल्फ बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइक जो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे या आपने पहली बार देखे होंगे। बट इफ यू विल स्टे काम इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड हैव अ सेल्फ बिलीव इन योरसेल्फ, देन तो आप शायद आप सही आंसर को आइडेंटिफाई कर पाओगे। इफ यू विल बी नर्वस और लूज योर काम, देन इट विल बी डिफिकल्ट। मेंस के लिए मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं यूज किया था। मैंने मेंस के लिए सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस से ही स्टार्टिंग की थी, और विद हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। जैसे पर्टिकुलर सिलेबस के टॉपिक पे ये पर्टिकुलर थीम है, उसके बेसिस पे मैंने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे अपने लेवल पे ही। और यूट्यूब से मैंने लाइक टॉपर टॉक्स होती हैं या फिर हमारी कुछ होती है, क्योंकि बहुत साल हो गए मैंने कुछ ना कुछ तो यूज़ किया होगा, लेकिन अभी वो मेरे दिमाग में नहीं है। बट आई स्टार्टेड माई ऑन सेल्फ ओनली विद माई ऑन सोर्सेज ओनली। एंड देन मैम उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज लिखना शुरू कर दिया था घर पे मंगवा के ही। आई थिंक मैं विजन आईएएस की ही टेस्ट सीरीज को शुरू किया था, और आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई माई फर्स्ट प्रीलिम्स। लेटर ऑन दूसरे साल में मैंने इनसाइट्स आईएएस के सुदीप सर का एक कोर्स था आईएम करके, वो कोर्स मैंने ज्वाइन किया था एज ए क्रैश कोर्स फॉर मेंस। और उसमें उन्होंने मतलब कि ये स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपका कंटेंट बहुत कम चाहिए और आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट उस कोर्स से बन गई थी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे नोट्स बनाने हैं और हमें ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करना है। बट आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट ईयर मेंस। नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास कंटेंट भी था और मैंने प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन फिर भी मेरे PSIR में एक पेपर में कम थे और ऐसे में कम थे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने SAH कोर्स को ज्वाइन किया था, जो कि फरीद रहमान सर का है। सीरियस स्टडी नाउन उनका एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने ऑनलाइन उनसे इंटरेक्ट किया था, और वो लाइव इवैल्यूएशन करते हैं एसेस की, और एक स्ट्रैटेजी भी बताते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन बॉडी कंफ्यूजन को कैसे स्ट्रक्चर करना है। वो ऐसे के लिए मैंने SAH कोर्स को यूज़ किया और अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश की, अपने ऐसे आंसर राइटिंग को। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए PYQs को भी यूज़ किया, और टेस्ट सीरीज मैंने वहाँ से मंगवाई, घर पे मंगवाई, और यहाँ पे टाइमर लगा के अपने टेस्ट अटेम्प्ट किए, और आई ट्राई टू इम्प्रूव फॉर माई ऑप्शनल विच इज CSIR। आई हैव ज्वाइंड निखिल सर टेस्ट सीरीज। उनके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, जो कि इनसाइट आईएएस के टीचर हैं, और वहीं से मैंने अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और वहाँ से कंटेंट भी मुझे मिलता गया, और दैट्स हाउ आई जॉइन विद CSIR। लास्ट ईयर मेरे मेंस में स्कोर थे आई थिंक 729 के अराउंड। इस साल मेरे 825 के अराउंड है, तो काफ़ी ज़्यादा जंप किया है। तो जो चीज़ मेरे लिए जो मैंने इस साल की वो थी कि मैंने कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग की है, वो भी PYQs बेस्ड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए, PSIR के लिए भी और सारे GS के लिए। अगर मैं GS पेपर वाइज स्टार्ट करूँ तो GS1 के लिए मेरी सोर्सेज वही थी जो मैंने प्रीलिम्स के लिए यूज़ की थी। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी जैसे सब्जेक्ट आते हैं। तो इनके लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए कोई सेपरेट सोर्स नहीं थी, जस्ट बेस मेरा वही था जो मैंने प्रीलिम्स के लिए यूज़ किया। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी आंसर राइटिंग की PYQs से भी और एज वेल एज टेस्ट सीरीज से भी, जो भी मुझे नया मिलता था उसमें वो मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन करती जाती थी। दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट कवर्ड इन माई नोट्स। ऐसे मैंने अपने नोट्स की वैल्यू एडिशन भी की। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने टॉपर्स की कॉपीज को भी देखा कि वो कैसे लिखते हैं, जैसे वो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में शब्द बनाते हैं, और उनकी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन
रेडीमेड भी होती हैं और क्रिस्प होती हैं और वे फॉरवर्ड वो कैसे देते हैं. आई ट्राई टू इनकलकेट दोज थिंग्स इन माई कॉपीज और मैंने पॉइंट्स को इंक्रीज करना भी शुरू किया और उनको एक लेस अमाउंट ऑफ वर्ड्स में ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश की. ऐसा मैंने GS1 के लिए किया. सोसाइटी के लिए मैंने अगेन PYQs से थीम्स उठाई कि कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं और उन पे मैंने अपने नोट्स बना लिए थे 1 पेजेस एंड उसमें मैं टेस्ट दे के जो मुझे नया कुछ मिलता था आई यूज टू एड ऑन इन माई बेसिक एंड उससे वो वैल्यू एडिशन भी हो जाती थी और मेरी नोट्स भी मतलब उनको मैं बार बार रिवाइज भी कर पाती थी. मैम GS1 के लिए मैंने वही बुक्स रीड की जो मैंने प्रीलिम्स के लिए रीड की थी. जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए मैंने स्टार्टिंग +1 +2 NCERT से ही की थी. पर फिर मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे विद हेल्प ऑफ PYQs एंड सिलेबस, थीम्स आइडेंटिफाई करके वो बनाए थे. यस मैम. GS1 में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जैसे सोसाइटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इसमें क्वेश्चन हम 1 to 20 अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि आप सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट कर लें. जैसे पहले आप सबसे जो इजी लगता है आपको, जैसे हिस्ट्री साइड, ज्योग्राफी साइड इजी लगती थी, मैं पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती थी और उसके बाद फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन फिर सोसाइटी के लिए. GS2 जो है उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स होते हैं. मेरा जो GS2 का जो तैयारी थी वो PSIR मेरा ऑप्शनल है उससे रिलेटेड थी. मैंने PSIR की नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा यूज किया है इस पेपर में. इसके लिए बेसिकली तो हम जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो तो हमारी वी स्टार्ट विद लक्ष्मीकांत, बट लक्ष्मीकांत इज नॉट इनफ फॉर इट. आपको उससे भी बियॉन्ड जाना पड़ता है. तो जो मेरी PSIR पेपर 1 पार्ट B के जो नोट्स थे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे, वो निखिल सर के कंटेंट को यूज करके उसके बाद अपने आप उसमें थोड़ी मोटी एडिशन करके आई मेड देम. और यहाँ पे भी मैंने सेम ही स्ट्रैटेजी यूज करी. सिलेबस को उठाया, उसमें जो PYQs के जो डिफरेंट थीम्स थे वो मैंने उनको आइडेंटिफाई करके उन पे छोटी छोटी नोट्स बनाने की कोशिश की. पहली बात तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो PYQ से पता चल जाएंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर बॉडीज पे आ रहे हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास बायलैटरल रिलेशंस हो सकते हैं, मल्टीलेटरल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर किसी जियो पोलिटिकल फिनोमेना पे क्वेश्चन आ सकता है. तो एक तो चीज़ होती है कि अब हमारे पास स्टैटिक सोर्सेज हैं, जैसे कोई हमारे नोट्स बने हुए हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स हैं हमें उनको ज़्यादा यूज करना चाहिए हर एक आंसर में. फिर हमारा टाइम भी बचता है और हमारा इफेक्टिव एक्सप्रेशन भी आता है. कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए और उसमें वैल्यू एडिशन के लिए जैसे फॉर अदर क्वेश्चंस इन GS2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वो हम तैयार भी कर सकते हैं हमारे स्पेशल नोट्स कि हम इसको ऐड ऑन करेंगे और कॉमिटीज वगैरह की रिकमेंडेशन हम दे सकते हैं. और हम जैसे हमारी कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं केस स्टडीज का, जो हम गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, सोशल जस्टिस में यूज कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट से भी मिल सकती हैं. जैसे एक हमारे इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट में कुछ एग्जांपल्स या कुछ स्कीम्स या कुछ पॉलिसीज, कुछ मेजर्स हो सकते हैं जो हम सब्सटेंशिएशन के लिए यूज कर सकते हैं. पिछले अटेम्प्ट में मैंने फॉरम के भी टेस्ट किए होंगे, इनसाइट के भी दिए होंगे. इस बार मैंने ज़्यादा इवैल्यूएशन बेस्ड नहीं किया था, अपने आप ही प्रैक्टिस कर रही थी आंसर को. मैंने टेस्ट घर पे मंगा लिए थे और उनको लेके प्रैक्टिस करी. तो टेस्ट के बाद उसके बाद मैं अपने आंसर्स को एनालाइज जरूर करती थी और देखती थी कि उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं. अगर मुझे कोई टॉपर कॉपी मिल रही है तो उससे अपने आप को कंप्लीट कर रही थी, या फिर मैं अपने नोट्स पे देख रही थी ऐसी कौन सी चीज़ मिस हो गई है तो मैं इस आंसर में लिख सकती थी. GS3 का जो मेरा है मैम, यूजुअली मैं सारे ही जो मेरे मेंस के अटेम्प्ट थे उसमें मार्क्स 80 और 90 के बीच में ही है. तो उसमें आई वुड टेल यू कि मैंने क्या किया और मुझे लगता है कि आई थिंक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है. लाइक इसमें हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट
environment, internal security, disaster management, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आई हैव फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट एंड PYQs बेस्ड थीम्स और उनके ऊपर नोट्स। और फॉर एग्रीकल्चर अगेन आई हैव एग्रीकल्चर के लिए भी मैंने कुछ अपना तैयार कर लिया था, उसमें अच्छी प्रैक्टिसेस, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और एग्रीकल्चर के लिए पूरे अच्छे नोट्स थे मेरे पास। और इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनके हमारे स्टैटिक नोट्स हमारे बहुत काम आते हैं और हम उनको बार बार रिवाइज करके वी कैन राइट देम डाउन इन टेस्ट एंड देन कीप इम्प्रूविंग आवर आंसर राइटिंग। और साइंस एंड टेक के लिए मैंने जो मैगजीन्स अवेलेबल थी उस टाइम पे, मैंने कोशिश की थी देखने के लिए कि कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके मैंने कुछ नोट्स तैयार कर लिए थे और सिलेबस PYQs को यूज करके पहले नोट्स बना लिए बेस और उसके बाद टेस्ट दिए। टेस्ट से फिर देखा कि और क्या इम्प्रूवमेंट हो। मैम आई थिंक जो इकोनॉमिक सर्वे है और यूनियन बजट है, ये बहुत अच्छी सोर्स है फॉर वैल्यू एडिशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टॉपर्स की कॉपीज हैं वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ एडिशन कर सकते हैं। और तीसरा, जो हम न्यूज़पेपर रीड करते हैं या कोई मैगजीन रीड करते हैं, वहाँ से भी हमें कोई ना कोई अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। जो साइंस एंड टेक है उसके लिए एक्चुअली कोई सोर्स कोई है नहीं स्टैंडर्ड तो कर सकते हैं। और उसके लिए हम जो हमारी मैगजीन्स आ रही हैं इंस्टीट्यूट की, करंट अफेयर्स की, हम उनको भी रेफर कर सकते हैं। और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर हम कर सकते हैं। अगेन हमें PYQs को मैप कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हम प्रिडिक्ट कर पाए तो वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट। मैंने GS 1, 2, 3 के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के पहले नेम्स में लिखे थे टेस्ट, जैसे फॉरम के भी लिखे होंगे और साइट के भी लिखे होंगे, जिनके अभ्यास भी दिया है मैंने। लेकिन आई हैव मैंने वो टेस्ट सारे घर पे मंगवा के प्रैक्टिस की थी। CS4 का पेपर है, उसमें इस बार मेरे 124 मार्क्स आए हैं, अ गुड स्कोर फॉर दिस। एंड CS4 की मेरी स्ट्रैटेजी वाज वेरी सिंपल। I have used syllabus and PYQs, जिससे मैंने एक एक थीम को आइडेंटिफाई करके उन पे पहले अपने सिंपल नोट्स बना लिए थे और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग की थी। प्रीलिम्स के रिजल्ट आने से पहले मैंने एक MIG करके एथिक्स का वो एक आंसर राइटिंग कोर्स है टेलीग्राम पे, वो मैंने ज्वाइन कर लिया था, जो जिसमें हम रोज 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे एंड आई थिंक दे वर बेस्ड ऑन PYQs ओनली। और उस ग्रुप में ही एक पीयर ग्रुप की तरह था, में हम एक दूसरे के आंसर से सीख भी थे। एंड आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट बाय राइटिंग मोर इन एथिक्स। इसमें एक फाउंडेशन नोट्स तो हमारी होती हैं और जिसमें हम आंसर राइटिंग ज़्यादा करते हैं उससे इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आती गई थी कि जैसे हम जैसे फॉर केस स्टडीज हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एनी नोट और एनी कॉमिटी रिकमेंडेशन। और जो थियरी वाले क्वेश्चंस हैं उनमें जो कोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं को मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करने की कोशिश की कि मैं इसको पैराग्राफ में लिख सकती हूँ, पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख सकती हूँ, लेकिन उन पॉइंट्स को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना। फॉर एथिक्स में मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स से कम फोकस करती थी, लेकिन क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करती थी। एंड फॉर जो हमारी केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस हैं उनमें मेरा ज़्यादा फोकस रहता था कि जो भी मैं कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर रही हूँ उसको मैं जस्टिफाई करूँ यूजिंग माई एथिकल थ्योरी। तो वो जस्टिफिकेशन वाला जो पॉइंट है, एथिकल जस्टिफिकेशन, वो मैं कोशिश करती थी कि हर केस स्टडी में वो आए ही आए। एंड आई वाज लर्निंग अ लॉट फ्रॉम माय पीयर कॉपीज एंड माय टॉपर कॉपीज एज वेल एज माय ओन थिंग। और जो कीवर्ड्स हैं वो हमें इसके सिलेबस से ही बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं और हम उन्हीं को बार बार यूज कर सकते हैं फॉर आर आंसर राइटिंग इन एथिक्स। ऐसे के लिए मैंने SAH कोर्स ज्वाइन किया था फरीद रहमान सर का, और उन्होंने हमें जैसे पहले एथिक को
एक स्टेप वाइज अप्रोच दिया था कि आप उसको कैसे डिफरेंट वे से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और वहाँ पे मैंने अपने जो जो भी मुझे स्ट्रैटेजीज दिखाएगी मैंने उनको यूज करने की कोशिश की, जैसे आर्ग्यूमेंटेटिव या डिस्क्रिप्टिव या फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट वाइज ऐसे उसको ब्रेक डाउन करना। तो मैंने अपने तीन मेंस में यही सीखा है कि ऐसे में सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो आप जो टॉपिक को चूज कर रहे हो वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो आपको अच्छे से समझ आ गया टॉपिक, चाहे वो काफ़ी ईजी है या आपको लगता है कि और भी स्टूडेंट्स चूज करेंगे, आपको वो सारे चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको जो अच्छे से समझ आ रहा है वही आपको टॉपिक चूज करना चाहिए, चॉइस से। एंड जब आप टॉपिक चूज कर लेते हो उसके बाद फिर आप मैं ब्रेनस्टॉर्म करती थी फॉर 15 to 20 मिनट। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में मैं तो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती थी कौन कौन से डायमेंशन जनरेट हो सकती है, कुछ अच्छी एग्जांपल्स या कुछ अच्छी केस स्टडीज या कुछ अच्छा इंट्रोडक्शन जिससे मैं स्टार्ट कर पाऊँ, वो मैं कोशिश करती थी कि इसको 15 मिनट में सोच सकूँ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 1 है, जो नेक्स्ट हमारा टाइम है उसमें मैं पहला ऐसे लिख देती थी, उसके बाद सेकंड ऐसे को भी सेम, choosing the topic which is well understood by me and then brainstorming on that। ऐसे के लिए अब philosophical topics ही ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वो समझ में आ रहा है आपको अटेम्प्ट तभी करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आपको नहीं करना चाहिए, आपको दूसरे जो चॉइसेस है उनमें से चूज कर लेना चाहिए। जैसे इस साल के जो टॉपिक्स थे उसमें मैंने जो आंसर लिखा था पहले सेक्शन ए में, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबडू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ये एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे पीएसआई और ऑप्शनल के साथ थोड़ा सा मैच कर रहा था। उसकी भी मैं नॉलेज यूज कर पा रही थी और इसमें मैं कुछ हिस्ट्री की एग्जांपल्स भी मैंने यूज की, तो इसलिए मैंने ये चूज किया था। और सेक्शन बी में मैंने यूज किया लिखा था, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज ए जर्नी नॉट एज ए डेस्टिनेशन। आंसर राइटिंग फॉर मेंस इज लाइक कि आपको आपको बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी है और कंसिस्टेंटली आंसर राइटिंग करनी है। इसी से आपके आंसर इम्प्रूव होंगे। पहले आप अच्छे आंसर्स नहीं लिखोगे लेकिन विद टाइम आप लिखते जाओगे, यू विल कीप इम्प्रूविंग। बट उसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो आंसर्स लिख रहे हैं उसको आप बैठ के एनालाइज भी कर रहे हैं, और जो टेस्ट के मॉडल आंसर्स होते हैं उनके ऊपर भी आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा जो आप अपने बेसिक नोट्स में अगेन ऐड ऑन करते जाओगे। मतलब ये एक साइकिल की तरह चलता है। पहले आप अपने बेस नोट्स को रिवाइज करेंगे, फिर आप एक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे और टेस्ट की प्रैक्टिस के बाद आप अपने आप को एनालाइज भी करोगे विद हेल्प ऑफ मॉडल आंसर्स और टॉपर कॉपीज। और फिर आप दोबारा से अपने बेस नोट्स में कुछ वैल्यू एडिशन भी कर सकते हो और देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो गई। और जो रियल एग्जाम में है, आप तब तक इतनी ज़्यादा आंसर राइटिंग करते ही जाओ कि आप 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। वहाँ पे आपको सारा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको हम जो बिल्कुल ही टेक्निकल हैं, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जैसे कोई ज्योग्राफी के में कुछ ऐसी कोई टर्म आ गई। आई थिंक देयर वाज वन टर्म ऑल्सो, मुझे वो अभी याद नहीं आ रही, जो डिसाइफर करनी मुश्किल थी। ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने से छोड़ सकते हो जो बिल्कुल ही टेक्निकल हैं और आपको नहीं आते। लेकिन अपार्ट फ्रॉम अदर देन दैट, जो एनालिटिकल हैं या डिस्क्रिप्टिव हैं जहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो, आई बिलीव कि आपको लिखना चाहिए। सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं मेंस में यही गलती कर रही थी कि मैं अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रही थी, कि मैं टेस्ट लिख रही थी और मेरे पास नोट्स भी थे अच्छे, लेकिन आई वाज नॉट वर्किंग ऑन एनालाइजिंग माई हाउ आई एम राइटिंग दी आंसर। तो इस बार मैंने आंसर्स लिखे और आंसर्स लिखने के बाद भी उनको अच्छे से समझा कि मैं इससे बेटर और क्या कर सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को कंपेयर किया विद टॉपर कॉपीज, और जो मॉडल आंसर्स होते हैं या जो टेस्ट की डिस्कशंस होती हैं तो उनको भी मैंने देखने की कोशिश की। बेसिकली टेस्ट की डिस्कशंस ज़्यादा लंबी होती हैं लेकिन मॉडल आंसर्स जो है वो आपका टाइम सेव कर सकते हैं।
तो मॉडल आंसर से आपको पता चल सकता है कि आप और बेटर कैसे लिख सकते थे। तो ये चीज़ है जो आई थिंक विच वाज रिवॉर्डिंग दिस ईयर। और सेकेंडली मैम, मैंने PYQs को बिल्कुल नहीं छोड़ा और उनको सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया, मैंने काफ़ी सारे PYQs लिखे हैं इस वक्त पे। तो रोज 8-10 घंटे लगते ही थे, लेकिन रादर देन फोकसिंग ऑन कितना मैं घंटे पढ़ रही हूँ, आई वॉज फोकसिंग ऑन कि मैं अगर कम भी पढ़ रही हूँ तो उसमें मैं कुछ अच्छा, मतलब आई वॉज फोकसिंग मोर एंड नॉट ऑन क्वांटिटी ऑफ आवर्स। यस मैम, बहुत बार डीमोटिवेट भी होते थे और चैलेंजिंग भी बहुत है रोज एक ही चीज़ करना और एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करना। लेकिन आई वॉज एबल टू ब्रेक डाउन माई जर्नी इनटू स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। जैसे एक टाइम पे एक टॉपिक को और एक रिवीजन को उठाना और एक टेस्ट को उठाना। आई वाज जब मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो मैं उसके ऊपर ही फोकस करती थी और उन चीज़ों को नहीं सोचती थी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है और हमारे स्कोर्स भी अच्छे नहीं आ रहे होते और बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट और डिमोटिवेट करती हैं। बट जब भी मैं ऐसे फील करती थी तब मैं अपने स्टेप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती थी और उसको हैंडल करने की कोशिश करती थी। मैंने ऑफलाइन नोट्स बनाए हैं, मैंने ऑनलाइन नोट्स नहीं बनाए। और नोट मेकिंग की स्ट्रैटेजी ये थी मेंस के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक, कि हमें सिलेबस से और PYQ से पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर थीम है जिससे मैंने नोट्स बनाने हैं। तो वो नोट्स 1 और 2 पेजेस के इनफ होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाने चाहिए। उसमें वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं साइड में ही, एक लाइन बना के उसका जो 1/4 पार्ट है या उससे भी कम वाला पार्ट है वो हम छोड़ सकते हैं और उसमें बाद में अगर हमें कुछ अच्छा न्यूज़पेपर से मिले या हमें किसी टेक्स्ट से मिले तो हम उसको वहीं पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐसे उनमें वैल्यू एडिशन भी होती जाएगी और आपके जो नोट्स हैं वो हमेशा आप उनको बार बार रिवाइज भी करोगे और बार बार यूज भी करोगे। वो छोटे ही होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। एक्चुअली मैम, मैं पंजाबी पोइट्री को पढ़ती हूँ। तो में सुरजीत पात्रा की पोइम है जो है, मैं राहां ते नितुरता मैं तुरदा हाँ राह बन दे युगां तो आंदे काफले इसे सच दा प्रवाह बन दे। बेसिकली मीन्स कि आई डू नॉट वॉक ऑन द पाथ which are ready-made there. When I walk the path appears। और ये मुझे इंस्पायर करती थी कि शायद अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा कि आगे क्या है, बट मैं अपने देती रहूँगी तो वो क्लैरिटी आती जाएगी। दिस वाज द थिंग व्हिच इंस्पायर्ड मी एंड केप्ट ऑन मोटिवेटिंग। इंटरव्यू के लिए क्लास की तैयारी की, करंट अफेयर्स के लिए पेपर रीड किया और स्पीकिंग स्किल्स के लिए मेरा एक पीयर था और हम डेली डिस्कशन करते थे और एक दूसरे को एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे, एक दूसरे से सीखते थे और ट्रांसलेट वगैरह डिस्कस करते थे। ये तो मेरी ये स्ट्रैटेजी थी। बाकी मैंने मॉक्स भी दिए हैं काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के, क्योंकि इसका पहला इंटरव्यू था और मैंने मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट से मॉक्स दिए हैं और मेरे इंटरव्यू में 201 स्कोर है और मुझे शील्ड वर्धन सर का बोर्ड मिला। मैम, इट वॉज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन ओनली। वो बहुत नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। सर जानना चाहते थे मेरे बारे में और वो बस कहते जैसे डैश बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे थे मेरी हॉबीज से और करंट अफेयर्स से 2 क्वेश्चन पूछे थे और बहुत एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन भी थे, लेकिन बस लाइक ए कन्वर्सेशन। ये मैंने कुछ डिफरेंट तो नहीं किया, कुछ extra तो नहीं किया, लेकिन मैंने कन्वेंशनल जो मेथड्स हैं कि आंसर PYQ को दोबारा दोबारा देखना है, मैं उससे डिविएट। आई वॉज नॉट डिस्ट्रैक्टेड दिस टाइम बाय अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लॉट ऑफ कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड इन द मार्केट। मैंने अपने आप को जितना लिमिटेड हो सके उतना किया और आई थिंक दैट इज समथिंग विच हेल्प मी टू रिमेन काम एंड फोकस ऑन माय वीकनेसेस। मैंने जितना कम रखा अपने सोर्सेज को, अपने अपने मटेरियल को और अपने टेस्ट को, उतना ज़्यादा मैं उसमें क्वालिटी ब्रिंग इन कर पाई। तो दिस वाज समथिंग which has worked for me। मैं वो सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो जिनको कभी लगता है कि देयर इज
फॉर्म हो कि हम काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं। उनको बस यही कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम इज़ डूएबल। आपके पास चाहे जितने चाहे कम रिसोर्सेज़ हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आपको जस्ट अपने आप से बिलीव रखना है, और इस एग्ज़ाम के लिए आपको कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ-साथ सेल्फ बिलीव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास चाहे कम सोर्सेज़ हैं, आप घर पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। आज वो आजकल तो टेक्नोलॉजी का एरा है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट योर डोरस्टेप विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आप ऑनलाइन कहीं से कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। अ, इस आप सबके लिए यही है कि rather than being in FOMO or being distracted by what others are doing, what I do not have, आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपके पास what you have, आपके पास जो भी है, आप उसके ऊपर विश्वास रखें, अपनी प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करें, और कीप वर्किंग हार्ड, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम others and your mentors and trust yours. That is something which is there. PSIR के लिए मैंने निखिल सर की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था, जो कि इनसाइट्स IAS की फैसिलिटी है। और PSIR के लिए मेरी जो फाउंडेशन है, जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने पॉलिटिकल साइंस ऐसे सब्जेक्ट रीड किया था, और उसमें मैंने वहाँ पे जो टेक्स्ट बुक्स रीड की थी वो मेरी फाउंडेशन रही। उसी को मैंने अपना बेसिक नोट्स बनाए, like Andrew Zimmern for political theory, या Davis and Smith for IR, and O.P. Gauba for thinkers। तो कुछ जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, वो मेरी फाउंडेशन थी। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज के राही अपनी आंसर राइटिंग पे वर्क किया, और फिर मैंने फोकस किया PYQs के ऊपर। इस वाले अटेम्प्ट में मैंने आई वॉज राइटिंग PYQs ऑन डेली बेसिस। मैंने QEP प्लस प्रोग्राम है विवेक सर का, उसको भी मैंने ज्वाइन किया था। जो PYQs के जो उनके मॉडल आंसर्स थे, उनको मैंने यूज़ किया अपने जो आंसर्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। वहाँ से मैंने हेल्प ली, और इसमें मैं इस बार ऐसा कर रही थी कि हम जो टेस्ट लिखते हैं उसके बाद उसको बैठ के जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट कर दिए, जो क्योंकि इसमें चॉइस होती है, उनको भी मैं ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश कर रही थी और देख रही थी कि और क्या बेटर आ सकता है। और इस साल मैंने इंटरलिंकेजेस के ऊपर बहुत वर्क किया। जैसे हम पेपर 1 के लिए जो हमारा डायनामिक पार्ट है, उसमें हम स्टैटिक थ्योरेटिकल पार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, और जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें हम करंट के एग्जाम्पल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें करने की कोशिश की। इस बार मेरा स्कोर जो है वो है 270 के प्लस है। पिछली बार मेरा जो स्कोर था, आई थिंक वो 230 के अराउंड था। तो जो ये 40 प्लस मार्क्स जो इंक्रीज किए हैं, आई थिंक दैट इज ऑल because of the answer writing practice which I did with help of PYQs। और जो आंसर राइटिंग के बाद जो मैं अपने टेस्ट को एनालाइज कर रही थी, और विद हेल्प ऑफ मॉडल आंसर्स which were being provided by the institute, I was trying to overcome my weaknesses। और इसमें मैंने इंटरलिंकेजेस का जो है, ये एक पेपर की जो थियरी है दूसरे में यूज करनी, ताकि वो डाइवर्स हो जाए और ऐसी वैल्यू एडिशन हो जाए, इसके ऊपर वर्क किया। और मैम PSIR के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा अपनी बेसिक डेप्थ को एक्सप्रेस करते हो, आई थिंक दैट इज़ मोर रिवॉर्डिंग। और वैल्यू एडिशन करनी चाहिए, लेकिन वैल्यू एडिशन के चक्कर में जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक का कॉन्सेप्ट है, वो मिस नहीं होना चाहिए। इस बार अलग ऐसा किया था कि मैं देख रही थी कि मैंने गलतियाँ क्या की हैं, कि मैं आंसर्स को लिख रही हूँ, उसमें मैं वो जो टेक्निकल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बेसिक डेप्थ है उसको मैं शो करूँ। वो मेरे जेनरिक आंसर्स नहीं लगने चाहिए। वो एक एज ए PSIR स्टूडेंट को जो बेसिक डेप्थ होनी चाहिए उसकी सब्जेक्ट की, उसको शो करने के लिए मैंने अपने कॉन्सेप्ट पे ही वापस गई थी। वो हर एक टॉपिक के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको अच्छे से समझना, और जो हमारे आंसर्स हैं उसमें भी वो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की थी। आई थिंक जितना ज़्यादा हमारे बेसिक स्ट्रांग होंगे, हमारे आंसर्स उतने ज़्यादा अच्छे होते जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू DKT एंड मी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर endeavors। थैंक यू सो मच।